नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर 2025 हिस्ट्री के बड़े प्रश्नों को सोल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, छठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में भारत में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए, जैसे 16 महाजनपदों का उदय होना, बौद्ध धर्म व जैन धर्म जैसे नए धर्मों का जन्म होना, लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाना, कृषि के क्षेत्र में क्रांति होना, शहरीकरण को बढ़ावा मिलना, वाणिज्य व्यापार में वृद्धि होना। इसलिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के स्तंभों का क्या महत्व है? स्तंभ एक सीधा मजबूत खंभा जो कि ईंट, पत्थर, कंक्रीट, स्टील, लोहे का बना होता है। अशोक के स्तंभ जैसे स्मारक जिन पर शिलालेख लिखे होते हैं, जिनको पढ़कर लोग अपने राजा के नियमों, कानूनों को जानते हैं। अशोक के स्तंभ न्याय, एकता, शक्ति, बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। सारनाथ का सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो कि साहस, शक्ति, गौरव को दर्शाता है। अशोक के स्तंभ अशोक के बौद्ध धर्म, उसकी धम्म नीति के सिद्धांतों को दर्शाता है। अशोक के स्तंभ भारत की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक जीवन की जानकारी देते हैं। अशोक के स्तंभ हमें ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामाइक लिपियों का ज्ञान देते हैं। यानी अशोक द्वारा अपने शासनकाल में 14 वृहद शिलालेख, 7 लघु स्तंभलेख लिखवाए गए थे, जो कि हमें उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन की जानकारी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आरंभिक राज्यों में शासक केवल क्षत्रिय ही होते थे? चर्चा कीजिए। नहीं, आरंभिक राज्यों में केवल क्षत्रियों ने ही शासन नहीं किया, बल्कि गैर क्षत्रिय व विदेशी मूल के शासकों ने भी शासन किया, जैसे मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ ग्रंथ निम्न कुल का बताते हैं, जबकि कुछ ग्रंथ ब्राह्मण कुल का बताते हैं। इसलिए कई बार शासकों ने वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर शासन किया, जैसे कि शुंग वंश, कण्व वंश। ये वंश ब्राह्मण वंश थे। इन्होंने मौर्य वंश के बाद शासन किया। भारत पर शक, पहलव, कुषाण शासकों ने भी शासन किया। ये विदेशी मूल के थे। यहाँ के लोग इन्हें मलेच्छ कहते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पर शासन किया। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत में सिर्फ क्षत्रियों ने ही शासन नहीं किया, बल्कि गैर क्षत्रियों ने और विदेशी मूल के शासकों ने भी शासन किया, क्योंकि राजनीतिक शक्ति, योग्यता, सैन्य बल व सामाजिक समर्थन पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 4, आरंभिक समाज में स्त्री व पुरुष के बीच विषमताएं कितनी महत्वपूर्ण रही होंगी? आरंभिक समाज में स्त्री व पुरुष के बीच में विषमता बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पुरुषों द्वारा तो बाहर का काम किया जाता था और स्त्रियों द्वारा घर व बच्चों का काम किया जाता था। स्त्रियों के पास समाज में पुरुषों जितने अधिकार व स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, जबकि स्त्री को अपनी संपत्ति माना जाता था। यानी पुरुष स्त्री को अपनी संपत्ति मानता था। स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था, यानी पिता की संपत्ति में उसको हिस्सा नहीं मिलता था। उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, यानी महिलाओं की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। भूमि, धन, संपत्ति पर पुरुषों का ही अधिकार था। उनका किसी भी चीज़ पर कोई अधिकार नहीं था। उनको शिक्षा का अधिकार भी नहीं मिलता था। विवाह के बाद तो स्त्रियों को अपना गोत्र भी छोड़ना पड़ता था। पति का गोत्र अपनाना होता था, जिससे उनका अपने मूल परिवार से जुड़ाव कम हो जाता था। बेसरिया और बासरिया सूफी परंपराओं के बीच समानता व अंतर को स्पष्ट कीजिए। सरिया मुस्लिम कानूनों का संग्रह। बेसरिया यानी सरिया को नहीं मानने वाले, बासरिया सरिया को मानने वाले। बेसरिया व बासरिया ये सूफी आंदोलन से उत्पन्न हुआ था। ये दोनों ही इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं। दोनों ही एक ही अल्लाह में विश्वास करते हैं, जो कि सर्वोच्च, शक्तिशाली व सर्वव्यापक है।
ये दोनों ही सूफीवाद की दो शाखाएं हैं। बेसरिया, सरिया को न मानने वाले ये खाना बदोश होते हैं, ये फ़कीरों जैसी ज़िंदगी जीते हैं और गरीबी का जीवन जीना पसंद करते हैं। बासरिया वाले सरिया को मानते हैं, खान कहाँ में रहते हैं और ये गरीबी का जीवन जीने में विश्वास नहीं करते हैं। कई बार तो ये सल्तनत काल में राजनीतिक पद प्राप्त करते थे, सुल्तानों व अमीरों से मेल जोल रखते थे। क्वेश्चन नंबर 6, विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक व्यवस्था पर नोट लिखो। अमर नायक, विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे जिन्हें नायक कहा जाता था। राजाओं द्वारा उन्हें भूमि दी जाती थी और उस भूमि को अमरम कहते थे और अमरम भूमि पर शासन करने वाले को अमर नायक कहते थे। यानी राजाओं द्वारा उन्हें अपनी सैनिक सेवा के बदले में भूमि दी जाती थी। उस भूमि को अमरम और अमरम भूमि पर शासन करने वाले को अमर नायक कहा जाता था। ये अमर नायक अपनी भूमि से किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर वसूल करते थे। कर का कुछ भाग अपनी सेना के रखरखाव के लिए खर्च करते थे। कर का कुछ भाग अपने खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च करते थे। कर का कुछ भाग मंदिरों पर खर्च करते थे। ये अमर नायक शक्तिशाली सेना रखते थे। जब भी विजयनगर शासकों को आवश्यकता पड़ती थी तो ये राजा की शक्ति को मजबूत करते थे, यानी अपनी जो है सेना को राजा के पास ले जाते थे और राजा की सहायता करते थे। अमर नायक समय समय पर राजा के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए उपहार भी भेजते थे, लेकिन बाद में अमर नायक शक्तिशाली हो गए और इन्होंने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली और साम्राज्य के पतन का ये कारण भी बने थे। उन सबूतों का वर्णन करो जिससे पता चलता है कि मुगल राजकोष के लिए भू राजस्व अति महत्वपूर्ण था। यानी मुगल शासकों द्वारा जो भू राजस्व वसूल किया जाता था वो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था, इसके बारे में चर्चा करनी है। मुगल राजकोष के लिए भू राजस्व अति महत्वपूर्ण था क्योंकि राज्य की आय का यह एक मुख्य साधन था। भू राजस्व यानी कृषि योग्य भूमि से वसूल किया जाने वाला कर। इसी वसूले गए कर से सेना, प्रशासन, व्यक्तिगत खर्च जैसे किले बनवाना, मकबरे, मस्जिदें बनवाना, सारा खर्च चलता था। मुगलों ने अपने प्रशासन को केंद्रीय, प्रांतीय, परगना, गांव कई भागों में बांटा हुआ था और प्रत्येक स्तर पर कर इकट्ठा किया जाता था। प्रत्येक स्तर पर कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी रखे हुए थे जो कि प्रांतों में, परगना, गांव से कर इकट्ठा करते थे और केंद्र में फिर ये राजा के पास भेजते थे और फिर राजा द्वारा अलग अलग कार्यों में वो सारा पैसा खर्च किया जाता था। मुगल अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। भूमि की उर्वरता और फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए मुगल शासकों द्वारा बहुत ध्यान दिया जाता था। भूमि कर उनके द्वारा नगद वसूला जाता था। फसलों का सारा रिकॉर्ड रखा जाता था। भूमि को पोलज, प्रति, चाचर, बंजर भूमि में बांटा गया था, यानी भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। जो पोलज भूमि थी यह कृषि योग्य भूमि थी, यहाँ से ज़्यादा कर इकट्ठा किया जाता था। बंजर भूमि को 5-6 सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था और उसके बाद कृषि की जाती थी। चाचर भूमि को 3-4 सालों के लिए। इस तरह से अलग अलग प्रकार का कर वसूल किया जाता था। इसलिए कहा जा सकता है कि मुगल राजकोष के लिए भू राजस्व अति महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 8, विद्रोही सिपाहियों ने अनेक स्थानों पर नेतृत्व संभालने के लिए पुराने शासकों से आग्रह क्यों किया था? यानी जब 1857 की क्रांति हुई थी तब विद्रोही सिपाहियों ने देसी नवाबों को पुराने शासकों से आग्रह क्यों किया कि वो उनका साथ दें, यानी 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभाले। विद्रोहियों ने भारत के देसी राजाओं व शासकों से अनुरोध इसलिए किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए सिर्फ विद्रोह ही काफ़ी नहीं है, बल्कि स्थानीय नवाबों, शासकों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। स्थानीय लोग इन शासकों को अपना नेता मानते थे और उनका बड़ा मान सम्मान करते थे। इस वजह से वे उनका सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। विद्रोहियों के पास संसाधनों की कमी थी
और संसाधनों की कमी के बिना वे अंग्रेजों से लड़ नहीं सकते थे। इस वजह से भी वे देसी राजाओं का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। कई बार देसी राजाओं को अंग्रेजों ने हटा दिया था, यानी कई ऐसे देसी राजा थे, नवाब थे, अंग्रेजों ने हटा दिया था और वो देसी राजा विद्रोहियों से मिल गए, जिससे विद्रोहियों को मजबूती मिल गई, यानी विद्रोहियों की शक्ति में वृद्धि हो गई। इसलिए जब 1857 की क्रांति हुई तो विद्रोही सिपाहियों ने पुराने शासकों, नवाबों, राजाओं से अनुरोध किया कि वे उनका नेतृत्व संभालें और अंग्रेजों के विरुद्ध उनका साथ दें। 1929 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? 1929 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी और कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग अंग्रेजों के सामने रख दी थी और 26 जनवरी 1930 को देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। 1930 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था और कांग्रेस ने निर्णय लिया था कि वे इस सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। इन्हीं सब कारणों से यह वार्षिक अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण था। कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था यह अधिवेशन। उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों को अभिव्यक्त किया गया है? उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, कि हम भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते हैं जहां सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होगी। सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता, न्याय मिले। किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव न किया जाए। देश की एकता व अखंडता को मजबूत करना, मानव कल्याण को बढ़ावा देना, दलितों, पिछड़े वर्गों को सुरक्षा मिले। ये सब उद्देश्य प्रस्ताव में रखे गए थे।